सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे कारक। देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यस्य क्रिया सह साक्षात परंपरा व संबंधो भवति सह कारकम इति कथ्यते। जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक होता है। तो कहने का मतलब है जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, जिसका क्रिया के साथ संबंध होगा वह आपका कारक कहलाएगा। अब देखिए कारक के भेद। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं लेकिन कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। तो यहाँ कारक आपके 6 प्रकार के हो गए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो ये 6 प्रकार के आपके कारक हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं 6 प्रकार के कारकों को। जय देवे हैं स्व हस्ते कोशात निर्धनेभ्ये ग्रामे धनम ददाति। देखिए ये आपका कारक हो गया, कारक, और ये आपकी विभक्ति होगी। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो आपकी होता है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक की विभक्ति होती है प्रथमा। तो यहां देखिए तो जयदेव शब्द है, जयदेव शब्द है, जयदेव शब्द यहां पर क्या है, कर्ता कारक है क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए शब्द लिखा हुआ है धनम, शब्द लिखा हुआ है धनम। धनम यहां पर कर्म कारक हो गया और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय का प्रयोग ही यहां धनम शब्द में किया गया है। फिर देखिए शब्द लिखा हुआ है स्व हस्तेन। स्व हस्तेन शब्द में यहां पर करण कारक है और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यहां स्व हस्तेन शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए चतुर्थी की बात करते हैं। निर्धनेभ्ये, यहां लिख रहा हूं मैं निर्धनेभ्ये। निर्धनेभ्ये में कारक कौन सा हो गया, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और निर्धनेभ्ये शब्द में यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए निर्धनेभ्ये यहां पर हो गया संप्रदान कारक। अब बात करते हैं कोशात शब्द की। कोशात, कोशात शब्द में अपादान कारक है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और पंचमी का प्रयोग ही यहाँ कोशात शब्द में किया गया है। देखिए पंचमी के बाद में षष्ठी आती है लेकिन षष्ठी विभक्ति का पद यहाँ पर नहीं है क्योंकि षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध और संबंध को कारक नहीं माना गया है। अब पद बचा हुआ है आपके ग्रामीण। ऊपर लिखता हूं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। ग्रामीण, ग्रामीण शब्द में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी के लिए प्रयोग होता है अधिकरण कारक का और अधिकरण कारक में प्रयोग की जाती है सप्तमी विभक्ति और यहां पर ग्रामीण शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ही किया गया है। तो कारक चिन्हों से संबंधित प्रश्न यहां पर आपसे नहीं पूछा जाता है कि कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आता है, कर्म कारक में कौन सा आता है। कर्ता कारक में चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के और की और अधिकरण में और पर। लेकिन कारक चिन्हों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कारक में आपके जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो पूछे जाते हैं उपपद विभक्तियों से। वाक्य होगा, वाक्य में रेखांकित पद होगा, रेखांकित पद में आपको विभक्ति बतानी है और उस विभक्ति का कारण आपको बताना होता है, वो होती है आपके उपपद विभक्ति। शुरू करते हैं हम।
प्रथमा विभक्ति से प्रथमा विभक्ति से हम शुरू करेंगे। उपपद विभक्ति हम साथ साथ देखेंगे कि किन किन पदों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह क्रियायाः करणे स्वतंत्र भवति सः कर्ता इति कारकम् कर्ता इति कारकम् कथ्यते। यह क्रियायाः करणे स्वतंत्र भवति सः कर्ता इति कारकम् कथ्यते। जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, वह कर्ता कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ गया राम है गच्छति, राम जाता है, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, गच्छति यहाँ पर क्रिया हो गया। तो जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक होता है। राम जाता है, अब जाता कौन है, तो जाने में यहाँ पर राम स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ पर राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर राम आपके हो गया कर्ता कारक। लेकिन एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, रेखांकित पद आएगा, उस रेखांकित पद में आपको विभक्ति और उसका कारण बताना होता है। तो प्रथमा विभक्ति के लिए आपको ध्यान रखना है कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। देखिए कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। आपके पास में कर्मवाच्य का एग्जाम्पल आ गया, जैसे तेन विद्यालय है गम्यते, और रेखांकित पद आ गया आपके पास विद्यालय। कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर आपके पास रेखांकित पद है विद्यालय, अब आपको इसमें विभक्ति बतानी है और उसका कारण बताना है। तो विभक्ति प्रथमा हो गई, क्यों हो गई, वो हो गई कर्मवाच्य के कारण, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। फिर आपको ध्यान रखना है दूसरे में संबोधने प्रथमा विभक्ति, संबोधन जो पद होगा उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हे राम है त्वं त्वं कुत्र गच्छसि, हे राम है त्वं कुत्र गच्छसि। तो यहाँ पर यहाँ राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस कारण से, संबोधन के कारण से। संबोधन है प्रथमा विभक्ति, तो संबोधन में आपको ध्यान रखना है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति आपके लिए इंपोर्टेंट है, शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है, किन किन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए इसमें कर्ता क्रिया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति।
कर्ता क्रिया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे सीता पुस्तकम पढ़ती, कर्ता कर्म और क्रिया। तो देखिए कर्ता, ये जो कर्ता है क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। सीता पुस्तक पढ़ती है तो सीता क्या कार्य कर रही है? पुस्तक पढ़ने का। और यहाँ पुस्तक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो पुस्तक शब्द आपका यहाँ पर हो गया कर्म कारक। लेकिन प्रश्न पूछेंगे आपको पद विभक्तियों से, तो वो आप लिखें किन किन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिखिए आप इसमें अभिधेय, उभयधेय जिसका मतलब होता है दोनों ओर, परिधेय, सर्वधेय जिसका मतलब होता है चारों ओर, प्रति की ओर, अनु पीछे, निक्षा पास में, अंतरा बीच में, विना, विना का मतलब होता है बिना। धिक, धिक्कार, यावत तक, अधोअधय, सबसे नीचे, ऊपरी ऊपर। ये मुख्य मुख्य शब्द हैं। अभिधेय, उभयधेय, परिधेय, सर्वधेय, प्रति, अनु, निक्षा, अंतरा, विना, धिक, यावत, अधोअधय और ऊपरी। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यही मुख्य शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं, इरेज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऊपर से कर लेते हैं इरेज। एग्जाम्पल आ गया, मोहने ग्रामम प्रति गच्छति। मोहन गांव की ओर जाता है। अब यहां कारक चिन्ह तो गांव की आ रहे हैं और की कारक चिन्ह को षष्ठी विभक्ति में आता है, लेकिन यहां तो द्वितीय का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? वो किया गया है उपपद विभक्ति के कारण। अब एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, रेखांकित पद आ गया ग्रामर। अब यही पूछेगा कि रेखांकित पद में विभक्ति बताओ और उसका कारण बताओ। तो लिखेंगे आप द्वितीय विभक्ति और आगे लिखेंगे आप प्रति शब्द से योग। ये आंसर आपको लिखना है। ग्रामम द्वितीय विभक्ति प्रति शब्द से योग। और लेते हैं एग्जाम्पल, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं।
अब यहाँ पर रेखांकित पद हो गया विद्यालय, विभक्ति आपको बतानी है द्वितीया, किसके योग में? परितय के योग में। तो द्वितीया विभक्ति परितय शब्दस्य योग में। तो ये जितने भी शब्द हैं ये कहीं भी आ जाए वाक्य में, इनके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामम, निक्षा, मंदिरम, अस्ति। ग्रामम, निक्षा, मंदिरम, अस्ति, रेखांकित पद आ गया ग्रामम, गांव के पास में मंदिर है। तो ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति किसके योग में? निक्षा शब्द से योगे द्वितीय विभक्ति। तो ये आपका था द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में ये मुख्य पद आपको याद रखने हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, इससे आगे की विभक्तियां हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।